अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो है हम ब्लड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। और ब्लड में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे फीटल एरिथ्रोपोइसिस। फीटल एरिथ्रोपोइसिस, देखिए फीटल एरिथ्रोपोइसिस से क्या मुराद है? रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन, ठीक है। रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये सबसे पहले हम देखते हैं। तो आपने याद रखना है कि रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन है सबसे पहले जो स्टार्ट होती है वो योग सैक से स्टार्ट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये है योग सैक, ठीक है, एग्जाम्पल योग सैक। तो योग सैक में क्या है कि योग सैक जो होती है रेड ब्लड सेल की जो प्रोडक्शन होती है 3rd वीक से स्टार्ट होती है और 8 वीक तक होती है, ठीक है। 3rd से 8 वीक तक होती है योग सैक में रेड ब्लड सेल की जो होती है वो प्रोडक्शन हो रही होती है, ओके। देन उसके बाद जो होता है लीवर इसमें हिस्सा लेता है और लीवर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है किसकी? रेड ब्लड सेल की। लीवर जो होता है स्टार्ट करता है 6 वीक से लेकर ये बर्थ तक, इसमें जो होती है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन होती है। देन उसके बाद स्प्लीन, स्प्लीन से जो होती है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन वो 10th वीक से लेकर 28 वीक तक होती है। स्प्लीन से प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही होती है और 18 वीक से फिर आ जाता है बोन मैरो। बोन मैरो में जो है 18 वीक से स्टार्ट होती है और ये जाती है टिल द लाइफ, ठीक है। ये अडल्ट लिखा हुआ इधर, तो ये आपने होल जो लाइफ होती है वहाँ तक जो होती है वो अडल्ट जो होती है वो बोन मैरो से रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है। बाकी जो सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस, उसमें वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो भी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले योग सैक में 3rd से 8 वीक के दरमियान जो प्रोडक्शन होती है रेड ब्लड सेल की वो होती है योग सैक से। देन 6 वीक में शुरू हो जाती है, फिर लिवर में भी शुरू हो जाती है और ये चलती है बर्थ तक। और फिर स्प्लीन जो होती है, स्प्लीन 10th वीक से जो होती है स्प्लीन में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है और 28 वीक तक चलती है, 28 वीक तक। देन उसके बाद बोन मैरो में 18 वीक से स्टार्ट होती है और ये चलती है अडल्ट, ठीक है, जो होती है कंप्लीट आगे जो पर्सन की लाइफ होती है जब तक, तब तक जो होती है बोन मैरो के अंदर जो होती है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन हो रही होती है। अब कल हम पढ़ेंगे इसका जो टॉपिक है हेमेटोपोइसिस, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो प्रोडक्शन होती है वो कैसे होती है। अभी आपने जो है जस्ट आपने ये एक लाइन याद रखनी है, यंग लिवर सिंथेसाइज ब्लड। यंग से है सबसे पहले योग सैक, देन उसके बाद लिवर से स्टार्ट हो जाती है, फिर उसके बाद होती है स्प्लीन से स्टार्ट हो जाती है जो एरिथ्रोपोइसिस है, और देन उसके बाद जो होती है सिंथेसाइज ब्लड, और बी से क्या है बोन मैरो, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट हमारे पास है हीमोग्लोबिन की डेवलपमेंट। हीमोग्लोबिन जो है सबसे पहले तो देखें हीमोग्लोबिन जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ये रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर होती है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, ठीक है। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन के मालिक्यूल अपने साथ अटैच करती है, ठीक है। और ये फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर पिक्चर बनाऊं तो ये देखें, लंग, ठीक है, यहाँ पे जो है टिश्यू है, ओके। अब यहाँ से जो है ये जो सर्कुलेशन जा रही है, मैं इधर से डायरेक्ट बना रहा हूँ ये वाली, ठीक है। यहाँ से जो है ये टिश्यू में जाते हैं, ब्लड लंग से ब्लड जो होता है वो टिश्यू में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से जो है ब्लड जो है वो टिश्यू में जा रहा है, ओके। और यहाँ से फिर उसके बाद जो होता है ब्लड टिश्यू से आगे जो होता है ये आगे जो होता है वेन के थ्रू, फिर उसके बाद ये आ जाता है आगे लंग में, ओके। तो ये आपने याद रखना है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो होती हैं यहाँ से जो होते हैं रेड ब्लड सेल जब इधर से पास करते हैं, रेड ब्लड सेल जब इधर से पास करते हैं लंग से, तो वो क्या करते हैं, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होती है, इसे कहते हैं वो जो रेड ब्लड सेल होते हैं उसके ऊपर जो होती है हीमोग्लोबिन के ऊपर होती है ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, और वो चलते चलते वो जाते हैं टिश्यू में। और टिश्यू में क्या होता है, टिश्यू में ऑक्सीजन को होता है वो डिलीवर कर देते हैं रेड ब्लड सेल, ठीक है। और इधर से जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो उसको लेते हैं, और वो जो होती हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उसको हीमोग्लोबिन के साथ अटैच करके मोस्ट जो फॉर्म होती है उसकी, ठीक है। बाकी उसकी डिफ्यूज़ फॉर्म भी होती है और उसकी जो होती है, ठीक है, डिफ्यूज़ फॉर्म होती है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म होती है, सॉरी 3 फॉर्म होती हैं, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होती हैं, और जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है 25%, और 5% जो होती है वो रेड ब्लड सेल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ होती है, वो डिज़ोल्व फॉर्म होती है, सॉरी डिज़ोल्व फॉर्म होती है जो ब्लड के अंदर रन कर रही होती है, ठीक है। तो ये इस तरह जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। जो ऑक्सीजन होती है इसकी 2 फॉर्म होती है, एक होती है डिज़ोल्व फॉर्म जो ब्लड के अंदर होती है फ्रीली मूव कर रही होती है, और एक होती है रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ उसके ऊपर अटैच होती है, ठीक है। तो ये जो होती है इधर से जो ऑक्सीजन होती है इधर से डिटैच होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इधर से जो होती है इसके साथ रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन के साथ कुछ लगती है, कुछ बाइकार्बोनेट में चेंज होकर वो चली जाती है लंग के पास। तो ये है नॉर्मल
इसका जो होता है प्रोसेस। अब देखें कि ये अगर बनाया जाए इधर रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल, तो रेड ब्लड सेल में क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को आपने याद रखना है, ये ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ पे, टिश्यू में, ठीक है, टिश्यू को। अब देखें कि ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बनती किस तरह है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस तरह बनती है, हीमोग्लोबिन के कंपोनेंट कौन से हैं, हीम होती है इसके अंदर, और इसके अंदर क्या होती है, ग्लोबिन होती है, ग्लोबिन की चेन होती हैं, ठीक है, हीम होती है और ग्लोबिन होती है। हीम के आगे दो कंपोनेंट हैं, हीम में क्या होता है, आयरन और प्रोटोपोरफायरन, आयरन एंड प्रोटोपोरफायरन होता है, ठीक है। अब ये जो होते हैं, ये तीनों कंपोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन, प्रोटोपोरफायरन और आयरन। देखें यहाँ पे सेंटर में जो होता है, अगर एक मिनट देखिए यहाँ पे ये सेंटर में क्या लगा होता है, सेंटर में होता है, यहाँ पे आयरन पड़ा होता है Fe2 फॉर्म में, ठीक है, जो होती है Fe2 फॉर्म रिड्यूस फॉर्म होती है, और ऊपर इसके क्या लगे होते हैं, ये होते हैं प्रोटोपोरफायरन के रिंग, ठीक है, प्रोटोपोरफायरन, ठीक है, प्रोटोपोरफायरन, ये प्रोटोपोरफायरन है। और इसके जो होती है इधर इधर जो होती है ग्लोबिन चेन इसके साथ अटैच होती है, ठीक है। इस तरह के जो चार मालिक्यूल हैं, चार कंपो इसके जो होते हैं वो बनते हैं और एक हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल बनाते हैं। अगर मैं इस तरह बात करूं तो ये हमारे पास होते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, तो इनके ऊपर ये ग्लोबिन चेन होती है, और ये चारों जो होते हैं इनको हम कहते हैं ये एक हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल है, ठीक है, एक हीमोग्लोबिन का मालिक्यूल है। इसमें जो ग्लोबिन चेन होती हैं वो डिफरेंट टाइप की ग्लोबिन चेन होती हैं। देखें जो ग्लोबिन चेन होती हैं ये अल्फ़ा अल्फ़ा, और ये जो दो चेन होती हैं ये अडल्ट के अंदर और होती हैं और जो फीटस के अंदर और होती हैं। ये जो दो अल्फ़ा चेन है ये ना फीटस में चेंज होती हैं ना अडल्ट में चेंज होती हैं, ये अल्फ़ा ही रहनी होती हैं। अगर अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में क्या होती हैं, दो बीटा चेन होती हैं। अगर हम फीटस की बात करें तो फीटस में कौन सी चेन होती हैं, फीटस के अंदर जो चेन प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं गैमा, ठीक है, गैमा चेन होती हैं, ठीक है। एक और फॉर्म होती है जो स्मॉल अमाउंट में ब्लड के अंदर जो होती है वो हीमोग्लोबिन की फॉर्म जो होती है वो कौन सी फॉर्म होती है, वो होती है हीमोग्लोबिन A2, और उसमें क्या होता है, टू अल्फ़ा चेन होती हैं और टू उसके अंदर डेल्टा चेन होती है। तो ये आपने याद रखना, टू अल्फ़ा और टू डेल्टा चेन होती हैं, ठीक है। तो ये था हीमोग्लोबिन का आपको थोड़ा सा इसका। अब देखें हीमोग्लोबिन के अंदर मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन जो फीटस है, अब फीटस और अडल्ट हीमोग्लोबिन में क्या डिफरेंस है, तो ये देख लेते हैं हम। जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना, HP, ठीक है, फीटल हीमोग्लोबिन में क्या होता है, दो अल्फ़ा चेन होती हैं, ठीक है, दो अल्फ़ा चेन और दो इसके अंदर क्या होती हैं, गैमा चेन होती हैं, दो अल्फ़ा और दो गैमा चेन होती हैं। तो ओके, अडल्ट जो हीमोग्लोबिन है, अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दो अल्फ़ा की चेन होती हैं जो ग्लोबिन चेन होती है, जो हमने बात की थी, इधर जो चेन लगी होती है ये जो ग्लोबिन चेन होती है ये वाली, ठीक है, ये जो ग्लोबिन चेन होती है ये दो अल्फ़ा होती हैं और दो इसके अंदर क्या होती हैं, बीटा चेन होती है, क्योंकि चार इस तरह मालिक्यूल मिल के बनाते हैं ना हीमोग्लोबिन, ठीक है, ठीक है। तो ये चार चेन लगी होती हैं, एक दो तीन और ये चार चेन, ठीक है। तो इसमें दो अल्फ़ा चेन होती हैं और दो ये होती हैं बीटा चेन होती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और दो अल्फ़ा और दो बीटा इसे हम कहते हैं अडल्ट हीमोग्लोबिन। और एक और फॉर्म मैंने आपको बताई है वो कौन सी है, हीमोग्लोबिन A2, ठीक है, A2। इसमें दो अल्फ़ा और दो इसके अंदर कौन सी चेन होती हैं, दो इसके अंदर जो होती हैं वो डेल्टा चेन होती हैं। तो ये आपने याद रखना, दो अल्फ़ा और दो डेल्टा इसके अंदर जो ग्लोबिन की वो चेन होती हैं। तो ये था हमारे पास हीमोग्लोबिन, फीटल और अडल्ट। अब फीटल हीमोग्लोबिन और अडल्ट हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, जो फीटल हीमोग्लोबिन है ना, फीटल हीमोग्लोबिन ये क्या होती है, इसके ऊपर ये मैं जस्ट इस तरह बना रहा हूँ, ये इसके ऊपर क्या, इनके ऊपर क्या होती है, हर हीमोग्लोबिन का जो होता है ना, हीमोग्लोबिन का एक जो मोनोमर होता है इसको हम कहते हैं मोनोमर, ये मोनोमर है, इसका एक मोनोमर होता है, उसके अंदर होती है आयरन, और हर इसके साथ एक ऑक्सीजन को अटैच करता है, आयरन एक ऑक्सीजन को इधर अटैच करता है। तो मीन के चार मोनोमर होते हैं इसके, और चार मोनोमर चार मालिक्यूल ऑक्सीजन के अटैच कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे पास एक कंपोनेंट होता है 2,3, ब्लड के अंदर 2,3
BPG 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो फीटल हीमोग्लोबिन होती है ये इसके साथ बाइंड नहीं करती। फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है इसको बाइंड अपने साथ नहीं करवाती सही से, बहुत थोड़ा करवाएगी, ठीक है, सही से इसको बाइंड नहीं करवाती। जब ये इसके साथ बाइंड नहीं होगा, कम बाइंड होगा, तो अब क्या होगा, अब अगर ये बाइंड हो जाता है इसके साथ तो ये क्या करना था, इसने जो होता है हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को इधर से ट्रांसफ़र कर देना था। इधर से क्या करना था, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देना था, टिश्यू को डिलीवर कर देना था, ठीक है, टिश्यू को डिलीवर कर देना था। बट ये क्या इसके अंदर जो होती है इसकी एबिलिटी नहीं है कि 2,3-BPG को अपने साथ जो होती है वो अटैच कर सके, ठीक है, क्योंकि इसके पास जो होती हैं वो चेन कौन सी पड़ी होती है, इसके पास जो चेन होती हैं वो होती हैं गैमा चेन, वो अपने साथ अटैच नहीं करती, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना है। अब जिसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन जो होती है वो डिटैच नहीं होती, तो इसे हम कहते हैं जो हीमोग्लोबिन है इसकी जो होती है ना अफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए, हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के लिए, वो ऑक्सीजन को अपने से डिटैच नहीं करती। जब हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज़्यादा होगी ना, हीमोग्लोबिन की जब अफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, अगर उसका ये जो पॉकेट अगर खाली है तो इधर से जो होगा वो अपने साथ ऑक्सीजन को अटैच कर लेगी बहुत जल्दी से, ठीक है। तो अफिनिटी क्योंकि उसकी ज़्यादा है। तो अब देखें जो अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है उसमें क्या होता है, वो उसकी एबिलिटी होती है कि वो 2,3-BPG को अपने साथ बाइंड करे, और जब ये बाइंड होता है तो वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन को जंप करवा देती हैं, ऑक्सीजन इधर से निकल के टिश्यू में चला जाता है। तो इसलिए जो होती हैं अडल्ट हीमोग्लोबिन अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होती है अडल्ट हीमोग्लोबिन जो होती है इसके अंदर जो होती हैं 2,3-BPG जो होती है ये जो होती हैं बाइंड करती हैं मोर रेडली, बाइंड मोर रेडली, ठीक है। तो ये इसके साथ बाइंड कर जाती हैं। जब ये बाइंड करती हैं तो इधर से जो ऑक्सीजन होती है पड़ी होती है ये इसको जंप करवा देती है, ऑक्सीजन चली जाती है टिश्यू में, इधर से जो होती है डिटैच हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, इसलिए हम कहते हैं कि अडल्ट हीमोग्लोबिन की अफिनिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फीटल हीमोग्लोबिन। अब फीटल हीमोग्लोबिन की अफिनिटी ज़्यादा क्यों होती है, इसकी रीज़न क्या है, देखें इसकी रीज़न क्या है। ये है फीटस, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर ये फीटस है, ठीक है, ठीक है, ये फीटस है, और यहाँ पे मैं सिंपल इसकी डायग्राम बना रहा हूँ, ये फीटस है और ये है मदर, ठीक है, मदर है, और इसका जो होता है फीटल का जो ब्लड होता है मदर के यहाँ पे फॉर एग्जांपल प्लेसेंटा, सिंपल याद रखें प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा है, और ब्लड ने इधर से आना है और इधर से ब्लड ने डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये वाला, जिसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है, ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीजन कम होती है, और इसने बैक जाना होता है, इधर से ऑक्सीजन लेनी होती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड बैक जाता है और ये जाकर फीटस को सप्लाई करता है। अब होता क्या है कि ये अगर इसकी अफिनिटी ज़्यादा होती है, ये जब भी डीऑक्सी ब्लड होता है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होती है, तो यहाँ से जो रेड ब्लड सेल जाते हैं वो क्या करते हैं, वो क्योंकि इनकी अफिनिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन की, तो मदर का जो प्लेसेंटा होता है, जहाँ पे प्लेसेंटा यहाँ पे लगा होता है मदर के यूट्रस में, तो उधर से क्या करते हैं, उधर से जो होते हैं वो ऑक्सीजन को, जो प्लेसेंटा में ब्लड होता है उधर से ऑक्सीजन को जो होता है वो अपने साथ अटैच करवा लेते हैं, ठीक है, अटैच करवा लेते हैं, क्योंकि उनकी अफिनिटी ज़्यादा होती है। इससे जब अटैच करवाते हैं तो वो जो ब्लड होता है वो जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है, ठीक है, और वो फीटस पे जाता है और फीटस को जाके ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो इसलिए जो होती है ये ब्लड जो होता है इनकी अफिनिटी ज़्यादा होती है। जब अफिनिटी ज़्यादा होगी तो वो जल्दी से जो होंगे ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करवा लेंगे, ईजिली अटैच करवा लेंगे, और वो डिटैच भी नहीं करेंगे जल्दी, ठीक है। तो इसलिए इनकी अफिनिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि मदर से इन्होंने जो होता है वो ऑक्सीजन लेनी होती है, तो ताकि जो होता है फीटस अपने को खुद को जो होता है ऑक्सीजन की वो सप्लाई कर सके, ठीक है। तो ये इसलिए जो होता है इनके अंदर जो होती है इनकी अफिनिटी ज़्यादा होती है। क्यों अफिनिटी ज़्यादा होती है, इसकी रीज़न क्या है कि उसके जो होता है 2,3-BPG होती है वो उसके साथ अपने साथ बाइंड नहीं करती, जिसकी वजह से इनकी अफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फ़ा 2 गैमा होते हैं, और अडल्ट हीमोग्लोबिन के अंदर 2 अल्फ़ा 2 डेल्टा होते हैं। हीमोग्लोबिन फीटल जो होती है हायर अफिनिटी होती है फॉर ऑक्सीजन के लिए ड्यू टू लेस अवॉइड बाइंडिंग। इसके अंदर एविड बाइंडिंग जो होती है ना 2,3-BPG लेस बाइंड करती है, जिसकी वजह से इसकी अफिनिटी ज़्यादा होती है, और अडल्ट के अंदर जो होती है वो बाइंड ज़्यादा करती है, उसकी अफिनिटी कम होती है, ठीक है। तो ये अपने पॉइंट याद रखना। A2 हीमोग्लोबिन होती है, ये क्या करती है, ये जो A2 हीमोग्लोबिन होती है इसको हम कहते हैं जी अडल्ट A2 जो होती है ये माइनस थोड़ी सी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में ये भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना।
रखना। अब एक और पॉइंट आपने याद रखना, हीमोग्लोबिन फीटल। अगर हीमोग्लोबिन फीटल जो होती है ना, ये फीटस से ये स्टार्ट होती है, ठीक है, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है तब स्टार्ट होती है, ठीक है। जब वो माँ के पेट में होता है बच्चा, तो उसकी जो होती है वो डेवलपमेंट हो रही होती है किसकी, हीमोग्लोबिन एफ की। और ये चलती है बर्थ होगी, यहाँ पे उसकी बर्थ होगी इसके 6 to 9 मंथ आफ्टर बर्थ, ठीक है। बर्थ के बाद 6 to 9 मंथ तक जो होती है ये फीटल हीमोग्लोबिन होती है। फिर उसके बाद फीटल हीमोग्लोबिन जो होती है ये स्विच कर जाती है किसके अंदर, ये चली जाती है हीमोग्लोबिन बी जो होते हैं हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर, ठीक है, हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर। और ये जो हीमोग्लोबिन अडल्ट होती है इसमें क्या होता है, इसमें 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन होती हैं। तो ये आपने याद रखना। अगर किसी को बीटा चेन के डिसऑर्डर्स हैं, बीटा ग्लोबिन चेन के डिसऑर्डर्स हैं, लाइक थैलासीमिया, ये हम पैथो में पढ़ेंगे, थैलासीमिया या सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल अनीमिया, तो ये किसके डिसऑर्डर हैं, ये जो होते हैं डिसऑर्डर्स होते हैं, ये वाले जो हैं ये डिसऑर्डर्स हैं बीटा चेन के, ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन के। तो ये बच्चों को जो अपीयर होंगे, बच्चों को जब ये डिसऑर्डर्स होंगे, बच्चों को सिम्टम्स आएंगे, कब आएंगे, 6 to 9 मंथ, आफ्टर 6 to 9 मंथ। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न क्या है कि क्योंकि 6 to 9 मंथ के बाद जो होती हैं वो हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन एफ से हीमोग्लोबिन जो होती है वो हीमोग्लोबिन ए अडल्ट बनती है, ठीक है। और उस टाइम जो होती है पहले इसमें होती हैं 2 अल्फ़ा और 2 गैमा चेन होती हैं, ठीक है, 2 अल्फ़ा 2 गैमा। फिर उसके बाद बनती हैं 2 अल्फ़ा और 2 बीटा। जब बीटा चेन बनेंगी, उसके अंदर बीटा चेन के अंदर प्रॉब्लम है, तो तब ही उनको जो होते हैं वो सिम्टम वगैरह स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले आपने एक चीज़ याद रखनी है, ब्लड ग्रुपिंग हमारे पास जो स्टडी करते हैं, दो तरह के हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। एक तो हमारे पास ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है और दूसरा RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है। और भी बहुत से हैं लेकिन हमारे पास मोस्ट कॉमनली यही यूज़ होते हैं, ABO और RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। ब्लड ग्रुप जो होता है ना इंडिविजुअल, अब हम ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है। ABO जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है ना, इसमें जो ब्लड, तो आपने ये लिख लेने पॉइंट, ठीक है। ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिपेंड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, देखें कि जो रेड ब्लड सेल है इसकी ये जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो एंटीजन लगी होगी ना, उसकी बेस पे एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, उसकी बेस पे ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, उसकी बेस पे हम कहते हैं कि इसका कौन सा ब्लड है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर A एंटीजन लगी हुई है, ये A एंटीजन लगी हुई है, तो हम कहेंगे A ब्लड ग्रुप, A ब्लड है इसका, सॉरी A ब्लड है। और अगर इसकी जो होती है इसके ऊपर जो होती है B एंटीजन लगी हुई है, ये इसके ऊपर B एंटीजन लगी हुई है, ये वाली B एंटीजन लगी हुई है, तो हम कहेंगे इसका B ब्लड। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो B है, ठीक है, B ब्लड ग्रुप। इसका जो ब्लड ग्रुप है वो B है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, ठीक हो गया। इसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, B। तो ये डिपेंड करता है, अगर इसके ऊपर देखें ये रेड ब्लड सेल है, इसके ऊपर ये A एंटीजन भी लगा हुआ है, ठीक है, ये एंटीजन भी लगा हुआ है, ये B एंटीजन भी लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे AB ब्लड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, ये AB ब्लड ग्रुप, सॉरी AB ब्लड ग्रुप। अगर इसके ऊपर ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, और इसके ऊपर इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं लगा हुआ, तो हम कहेंगे O ब्लड ग्रुप। तो ये अपने पॉइंट याद रखने, ये ब्लड ग्रुप को हम कब क्यों AB और इनको AB या O कहते हैं। तो हमारे पास चार ही होते हैं, ABO या AB, ठीक है। अभी देखें ये ब्लड ग्रुपिंग है, ये किस तरह जो होती है ये बनते हैं, हम इनको क्यों A कहते हैं, क्यों B कहते हैं, इनकी जीन जो होती है वो किस तरह बनती है, सॉरी एंटीजन किस तरह बनती है, तो वो हम देखते हैं। देखें एक चीज़ है, एक
सबसे पहले तो आपने ये पॉइंट याद रखना कि जो ये मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, मैच्योर रेड ब्लड सेल, ये है मैच्योर रेड ब्लड सेल, ठीक है, एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इनके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इनमें, एब्सेंट न्यूक्लियस, इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। तो अब इनके अंदर न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, तो फिर इधर तो क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो एंटीजन है वो कौन बना रहा है। इनकी एंटीजन बेसिकली एक प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन प्रोड्यूस कौन कर रहा है। प्रोटीन तो प्रोड्यूस तब भी होती है अगर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से डीएनए से मैसेंजर आरएनए, और मैसेंजर आरएनए से आगे जो होती है वो ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन बनती है, ठीक है। तो अब इसके अंदर तो न्यूक्लियस ही नहीं है, जब न्यूक्लियस नहीं है तो इसको प्रोटीन कौन बना रहा है, ये जीन कौन बना रहा है। तो ये आपने याद रखना है हमेशा, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि ये जो जीन बनाते हैं, ये जो इमेच्योर फॉर्म होती है, इमेच्योर फॉर्म ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोब्लास्ट। तो ये जो होते हैं इनके पास होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाद में न्यूक्लियस होता है वो डिसअपियर हो जाता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये जो होता है ये जीन बना रहा होता है, ये प्रोटीन बना रहा होता है, ये थोड़ी चीज़ तो प्रोटीन बनाता है, ये डिफरेंट प्रोटीन साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होंगी या बाहर ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई हैं जैसे हम एंटीजन कह रहे हैं, वो होंगी। जो भी प्रोटीन होगी वो ये इमेच्योर जो होगा रेड ब्लड सेल होगा, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस है, तो ये जो होता है ये प्रोटीन बनाता है। तो ये पॉइंट आपने पहले याद रखना है। अब जो है ब्लड ग्रुप जो है, इसके ऊपर जो जीन एंटीजन लगी होती हैं वो किस तरह बनती हैं, तो देखें ये है रेड ब्लड सेल, ठीक है। रेड ब्लड सेल के पास हमें पता है कि हमारे पास जो होते हैं हर सेल के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, इसको CH लिख रहा हूँ, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हर। फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हर क्रोमोसोम की एक कॉपी होती है, ठीक है। ये मैं क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करता हूँ, तो 1 एक ये 1 है, तो इसकी एक और ये कॉपी होगी, तो हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है। तो ये टोटल हमारे पास कितने क्रोमोसोम बनते हैं, 46, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं, ओके। अब देखें कि यहाँ पे हमने बात करनी है, इसके अंदर सेल के अंदर 23 पेयर क्रोमोसोम पड़े हुए हैं। अभी हम जो बात करने लगे हैं वो क्रोमोसोम नंबर है 19, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 19। पहले आप इससे पहले आप देखें कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना, इनके ऊपर क्या लगा होता है, इनके ऊपर ओलिगोसेक्राइड लगा होता है, ये है ओलिगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड किसे कहते हैं, ये होता है शुगर के मालिक्यूल होते हैं और ये अटैच होते हैं। देखें ये है ग्लूकोज या हम ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, ये होती हैं सिंपल शुगर, इनको हम कहते हैं इन अगर ग्लूकोज है तो हम कहते हैं इसको, ये भी कह सकते हैं ये मोनोसेक्राइड है, ठीक है, मोनोसेक्राइड। तो ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, क्योंकि सिंपल है, सिंपल शुगर, सिंगल शुगर है, ठीक है, सिंगल है मालिक्यूल। अगर ये हो कि ये दो मिल जाएं, ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, तो इसे हम क्या कहते हैं, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे डाइसेक्राइड। अगर ये जो है यही शुगर के जो मॉलिक्यूल हैं, ये ग्लूकोज ग्लैक्टोज वगैरह, तो ये मोर देन टू और लेस देन 10 हो, तो इन्हें हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड। तो ये आपने पॉइंट याद रखने, क्या कहते हैं, ओलिगोसेक्राइड। रेड ब्लड सेल के ऊपर क्या लगा होता है, ओलिगोसेक्राइड लगा होता है, ठीक है, ओलिगोसेक्राइड। शुगर अटैच होती है ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में, ओके। अब ये ओलिगोसेक्राइड की फॉर्म में शुगर अटैच होती है, यहाँ पे है क्रोमोसोम नंबर 19 की दो कापी हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम एक्सप्रेस हुआ, उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, उसने एक जीन जो थी एक्सप्रेस की, और उस जीन ने जो है वो क्या, कौन सी प्रोटीन बनाई, उस जीन ने प्रोटीन बना दी, जो होती है वो कौन सी प्रोटीन बनाता है, वो जो जीन होती है फ्यूकोज ट्रांसफरेज। अब ये जो फ्यूकोज ट्रांसफरेज है, इसका क्या फंक्शन है, यहाँ पे सेल के अंदर पड़े होते हैं फ्यूकोज, ये भी शुगर है, ये भी शुगर की फॉर्म है, ठीक है, ये फ्यूकोज होती है। ये जो फ्यूकोज ट्रांसफरेज होता है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है, इसको अटैच करवा देता है किसके ऊपर, मेम्ब्रेन से ट्रांसफ़र करके इसको अटैच करवा देता है किसके ऊपर, ओलिगोसेक्राइड के ऊपर। अब ओलिगोसेक्राइड है, एक लगा हुआ ओलिगोसेक्राइड है, और दूसरा फ्यूकोज का मॉलिक्यूल है,
और इसको फ्यूकोज को ट्रांसफ़र किसने करवाया, फ्यूकोज ट्रांसफरेज ने। और फ्यूकोज ट्रांसफरेज कहाँ से बना है, कौन सी किस क्रोमोसोम पे इसकी जीन पड़ी हुई है, क्रोमोसोम नंबर 19 के जो लॉन्ग आर्म है उसके ऊपर। ये लॉन्ग आर्म है और ये शॉर्ट आर्म है, ये ऊपर वाले शॉर्ट आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है। लॉन्ग आर्म ने जो क्रोमोसोम 19 है उसने जो है उसकी जीन जो है उसने फ्यूकोज ट्रांसफरेज बनाया। फ्यूकोज ट्रांसफरेज ने फ्यूकोज को जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया और ओलिगोसैकेराइड के ऊपर आके अटैच करवा दिया। अब ये जब ओलिगोसैकेराइड के ऊपर ये अटैच हो गया, ठीक है, अटैच हो गया, तो इसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड प्लस ये जो फ्यूकोज है इसे कहते हैं एच एंटीजन। एच एंटीजन, ठीक है, इसको हम कहते हैं एच एंटीजन। अब देखें, नेक्स्ट देखें, ये हमने बना लिया, ये है सेल, इसके ऊपर ये है क्रोमोसोम नंबर 19। इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इसकी जीन थी, इसने प्रोड्यूस किया फ्यूकोज ट्रांसफरेज। इसने क्या करवा दिया, ओलिगोसैकेराइड के ऊपर जो होता है वो ट्रांसफ़र करवा दिया फ्यूकोज को। ओके, अब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 19 देखें, ये 9 क्रोमोसोम नंबर 9, इसकी 2 कापियाँ, इसकी एक क्रोमोसोम अगर एक्सप्रेस हुआ, एक मदर से आ रहा होता है, एक फादर से आ रहा होता है, एक कापी, ठीक है। एक क्रोमोसोम अगर एक्सप्रेस हुआ और इसने एक जीन जो होती है जीन एक्सप्रेस की, और ये जो है इसने प्रोड्यूस करवा दिया क्या, नागास, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, नागास ट्रांसफरेज, नागा ट्रांसफरेज ट्रांसफर। आपने पहले नागा ट्रांसफरेज का देखना कि ये रेड ब्लड सेल है, इधर क्योंकि स्पेस नहीं है तो इसने इधर बना रहा हूँ। इसके पास ना एन, इस रेड ब्लड सेल के अंदर क्या पड़ा होता है, ये पड़े होते हैं, ये भी जो होता है ना एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन पड़ा होता है। तो ये जो होता है इसको ट्रांसफ़र करता है, ये जो ट्रांसफरेज होता है ये बनाते हैं क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर जो जीन होती है वो बनाती है नागास ट्रांसफरेज, और नागास ट्रांसफरेज जो होती है एन एसिटाइल जो होता है इसको ट्रांसफ़र करवा देती हैं किसके ऊपर, इसको जो होती हैं ट्रांसफ़र करवा देती हैं इसके ऊपर, इसको ट्रांसफ़र करवा देती हैं इसके ऊपर, ओलिगोसैकेराइड के ऊपर। ये ओलिगोसैकेराइड के ऊपर ये ट्रांसफ़र करवा दिया किसको, नागा को, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, इसको ट्रांसफ़र करवा दिया। अब ये इसके ऊपर ट्रांसफ़र होगी और इसके ऊपर और क्या पड़ा हुआ है, फ्यूकोज, और क्या ये है ओलिगोसैकेराइड, ठीक है। इन तीनों कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं, नागाज हो गया। इन तीनों कंपोनेंट को जो है हम कहते हैं एंटीजन, हम कहते हैं ए एंटीजन, ए एंटीजन। तो इन तीनों क्या कहते हैं, ए एंटीजन। तो ये आपने याद रखना है, इन तीनों को क्या कहते हैं, ए एंटीजन। ओके, ये है हमारे पास ए एंटीजन। अब जो ए एंटीजन है, हमने पहले स्टार्टिंग में बात की कि जो ब्लड, ये फॉर एग्जांपल ये है रेड ब्लड सेल, इसके ऊपर ये एंटीजन लगा हुआ है, ये हमारे पास ए एंटीजन लगा हुआ है, ठीक है, ए एंटीजन, ये ए एंटीजन लगा हुआ है। तो जिसके में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, ये जो ब्लड की मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन होगा तो वो जो जिस ब्लड में होगा उसे हम कहते हैं ए ब्लड, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप। तो ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ये है ए ब्लड ग्रुप। ओके, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जो होता है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल जो होता है इसके ऊपर क्या लगा होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, उसके ऊपर क्या होता है, साथ इसके ऊपर क्या होता है, फ्यूकोज और ओलिगोसैकेराइड, ये तीनों कंपोनेंट मिलकर क्या बनाते हैं, ए ब्लड, ए एंटीजन। और ए एंटीजन जिस बी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा होगा, रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ए एंटीजन लगा होगा तो उस ब्लड को हम कहते हैं ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये आपने याद रखना।